9 कमिश्नर्स आए हुए थे पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स के। तो उनके साथ भी इनकी बैठक हुई है। उसमें भी उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर वोटर बाहर आ गया और वोट कास्ट हो गया, अबव 60% तक चला गया, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई रिजल्ट तब्दील किए जा सकें। सिविल मिलिट्री दोनों इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स में आपको बता रहा हूं, दोनों बता चुके हैं कि इलेक्शन हम नहीं जीत सकते। मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, सारी जमातों को मिला भी दें तो इतना ज्यादा मार्जिन है कि ये इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। सिस्टम से बाला बाला ड्राइंग रूम में बैठ के जब आप मैच फिक्सिंग करते हैं और वो जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले जो जमीनी हकायक से मुताबिकत नहीं रखते, जमीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अवाम का मूड बिल्कुल मुख्तलिफ है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है, कानून कुछ और कह रहा है, अदालती फैसले कुछ और कह रहे हैं। ये सब कुछ मानने के बजाय आप गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी हथकंडों से एक फेक सिस्टम को मुसल्लत करना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं इनको तस्लीम किया जाए। ये मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये स्टे लेना चाहते हैं। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिला तो फिर इनका जो मुतबादल प्लान एक और है, और वो है फिर इस्तीफे दे दी जाए। कोई 2 दिन पहले अब ये लंदन में मामला तह पाए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल तुम्हारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, एक पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि ये कहाँ खेला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। आज हमारे साथ साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं, एक सीनियर सहाफ़ी। इनसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मालूमात हैं जो इनके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ काफ़ी सारे सवालात भी हैं इनसे पूछने वाले। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, बिल्कुल बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि आपका मोस्ट वॉच्ड बल्कि कहा जाए मोस्ट सेलिब्रेटेड एक वायरल क्लिप था और जिसमें नवाज शरीफ की नाअहली आपने अनाउंस की थी। तो उसके उसके बाद हमने आपको, अब ये जो पूरा एक दौर चल रहा है, आपको डेफिनिटली मिस तो किया है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उस टाइम का फैसला जिसको रिवर्ट बैक कर दिया गया है, अब आपकी क्या फीलिंग्स है और उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? उस वक्त भी बिल्कुल बेहतरीन फीलिंग्स थी, और वो एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा फैसला था, और जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदला, और एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि बहुत एक तगड़े तरीन वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सजा सुनाई थी। और उस वक्त भी एक बाहर बहुत माहौल था, धमकी आमेज धमकियां दी जा रही थी, जीआईटी को धमकियां दी जा रही थी, जजेस को धमकियां दी जा रही थी, सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा था। लेकिन उन तमाम धमकियों को बालाए ताक रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के लार्जर बेंच ने अपना एक फैसला दिया और फैसला सुनाया, और उसी एक्साइटमेंट के साथ ही मैंने भी उस जजमेंट को अनाउंस किया। और मुझे ये क्रेडिट जाता है कि वो खबर ब्रेक भी मैंने ही की थी, क्योंकि सबसे पहले फैसला मैंने सुनाया था उसका। तो साबिर साहब, क्या देख रहे हैं नवाज शरीफ का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल? क्योंकि आपके वीलॉग्स देखे जाए, आपकी जो आप खबरें देते हैं वो सुनी जाए, तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बहुत जल्द हमें वापस दिखाई देगा कि वो वापस लंदन पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या देख रहे हैं उनका सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान में? उनका सियासी मुस्तकबिल तो इंतहाई मखदूश है, क्योंकि अब तक जितनी भी कोशिशें की गई उनको पैम्पर करने की, उनकी फुल पैम्परिंग की जा रही है, मुकम्मल तौर पे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, हर तरह की सहूलतकारी दस्तियाब है। लेकिन इसके बावजूद जो एक अहम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, वो है पाकिस्तान के अवाम, उनमें जो शऊर आ गया है, वो अब उस शऊर की बदौलत उनको दोबारा से असर नौ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और सिवाय इसके यही एक मिसकैलकुलेशन और मिसजजमेंट हुई है सबसे, कि वो पाकिस्तान के अवाम को और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को वो भूल गए कि जो एक चीज़ और एक खबर और एक सारे का सारा इन्फॉर्मेशंस पास ऑन की जा रही थी पाकिस्तान के अवाम को, कि किस तरीके से चंद खानदानों ने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान में लूट-मार की और सिस्टम पे कंट्रोल हासिल किया। चंद खानदानों की बदौलत मौरूसी सियासत, करप्शन, ये पिछली 3 दिहाइयों से कम 3 दिहाइयों से ये
हम सुनते चले आ रहे और पाकिस्तान के अवाम भी सुनते चले आ रहे। और अगर उन तमाम 3 दिहाइयों की याददाश्तों को अगर कोई समझे ये कि जी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए या एक महज़ सहूलतकारी के ज़रिए उन तमाम याददाश्तों को मिटाया जा सकता है और उन तमाम हक़ाइक़ से रूगर्दानी की जा सकती है, तो मुमकिन नहीं था। इसलिए मैं उन एक पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म और सहाफ़त और सियासत का एक अदना सा तालिब इल्म के होते हुए मैं ये बात करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में अब नहीं है और ये उनको भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। इसीलिए पिछले 21 माह से जितने भी इस वक्त इकदामात उठाए गए उनकी सहूलतकारी के लिए, उसी किसी कदम का उनको कोई फायदा नहीं हुआ पॉलिटिकली, सिवाय इसके कि उनके मुकदमात खत्म हो गए, उनके करप्शन के चार्जेस वो खत्म हो गए, सजाएं उनकी खत्म हो गई। ये एक फौरी तौर पे तो उनका फ़ायदा पहुँचा, लेकिन अदरवाइज़ अगर उनकी कोई पॉलिटिकल सर्वाइवल हो गई है या हो जाएगी, वो मुझे नहीं लगता कि वो होगी। साबिर साहब, एक तरफ आप देखिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को डिसफंक्शनल करने की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं और कहा जा रहा है इस्तीफे आएंगे। मैं आपसे भी इस्तीफों के ऊपर जो है मालूमात लूंगी, लेकिन दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का। ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उसकी वजह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर इनकी नीयत साफ हो, इरादा बिल्कुल क्लियर हो, तो फिर तो फैसले पे अमल दरामद हो जाता है और उसके साथ ही अपील फाइल की जाती है। लेकिन ये फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे और एक ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन उस सारे गेम का पार्ट एंड पार्सल है, बहुत लाज़मी जुज़्व है, उसका हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से गायब करना है। इसीलिए वो कल से बैठे हैं, उनके पास वो कॉपी तो मौजूद थी और उस कॉपी की बुनियाद पे, उस ऑर्डर की बुनियाद पे आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी फाइल कर दी, उस ऑर्डर को चैलेंज भी कर दिया, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर, क्योंकि सुबह तक ये कह रहे थे कि हमें तस्दीक शुदा कॉपी मौसूल नहीं हुई, जैसे ही होगी तो हम जायजा लेंगे। इसका मतलब है कि कल से इनके पास कॉपी थी, पेटिशन रातों रात तैयार की गई और सुप्रीम कोर्ट उन्होंने फाइल की। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इनका जो प्लान है वो मैं बता देता हूँ, जो प्लानिंग इन्होंने की है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये गए हैं और वहां पे कोशिश करेंगे अपने इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कि ये सेट असाइड करवा दें या सस्पेंड करवा दें और इस दौरान जो 15 तारीख है वो गुजर जाएगी, क्योंकि 15 तारीख आखिरी है जिसमें टिकट अनाउंस करने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने सर्टिफिकेट देने हैं और ये उसको गुजारना चाहते हैं और उधर से सुप्रीम कोर्ट से ये स्टे लेना चाहते हैं। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिला तो फिर इनका जो मुतबादल प्लान एक और है और वो है फिर इस्तीफे दे दिए जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो उसको डिसफंक्शनल कर दिया जाए और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब इस्तीफा देते हैं तो एक तो वो पूरी टीम के कैप्टन है, तो कैप्टन अगर छोड़ जाएगा तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो छोड़ भी देते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहता है कि एक लम्हे के लिए भी वो सीट खाली नहीं रह सकती और जो आइन है वो ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के उनको कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं और वो फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे या कोई भी किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल कोई भी जज को वो दे सकते हैं जिम्मेदारियां। तो इसलिए राजा साहब के इस्तीफे से तो बात नहीं बननी, तो बात बनेगी अगर इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं वो इस्तीफा दे दें और उनको डिसफंक्शनल कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन को ही, क्योंकि इलेक्शन अगर होते हैं बल्ले के निशान के साथ, बैलेट पेपर पे बल्ला है, पीटीआई है, तो इनको सबको पता है, सबके पास एक-एक हलके की रिपोर्ट मौजूद है कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये सारे मिलकर भी गवर्नमेंट नहीं बना सकते और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, बल्कि कोई 2 दिन पहले पंजाब के सिर्फ चीफ कमिश्नर्स जो डिवीजनल हेडक्वार्टर के होते हैं, चीफ कमिश्नर साहिबान को बुलाए, 9 कमिश्नर्स आए हुए थे पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स के। तो
उनके साथ भी इनकी बैठक हुई है, उसमें भी उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पोलिंग डे की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि पोलिंग डे पे क्या सिचुएशन होती है। अगर वोटर बाहर आ गया और हुँ, वोट कास्ट हो गया, अबव 60% तक चला गया, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई रिज़ल्ट्स तब्दील किए जा सकें। और उसकी हुँ, वो मिसाल ये देते हैं कि जन बाजवा के होते हुए जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे पंजाब में 37 सीटों पे हुए थे हुँ, और हुँ, उनमें से 30 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई थी। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है इनके लिए कि इलेक्शन करवाएँ और इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इवन बरसर इक़्तिदार आ जाए। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट को भी अवेल करेंगे और अदरवाइज़ फिर ये इसको तोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन को तोड़ेंगे। और फिर एक और कॉन्स्पिरेसी चल रही है आज, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, वो ये है कि ये 14-15 तारीख, क्योंकि 15 तारीख मुस्लिम लीग नवाज़ ने अनाउंस किया है कि हमने अब कैंपेन शुरू करनी है, इलेक्शन कैंपेन 15 जनवरी। तो वो 15 जनवरी के पीछे हकीकत क्या है, क्या छुपा राज़ है, वो फिर आईएमएफ की आज बोर्ड का मीटिंग चल रही है। उसमें उन्होंने अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है $70 करोड़ का अगली किस्त, और वो मिलनी है 13 तारीख तक मिलने का इम्कान है। तो ये भी कह रहे हैं और कि जी वो किस्त एक दफ़ा मिल जाए, उसके बाद फिर मज़ीद कोई और खेल खेलने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड बैंक की आज की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। हुँ, उसमें हुँ। भी वर्ल्ड बैंक ने भी ये बता दिया है कि अगर इंतखाबात की हाँ। इलेक्शन के मामले में अगर बेयकीनी रही, तो हुँ, पाकिस्तान हुँ। की जो मईशत है, बिल्कुल। पाकिस्तान की जो गुर्बत, महँगाई, ये मज़ीद डिस्टेबल हो जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आईएमएफ भी हुँ, यही कह रहा है। और फिर हुँ, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में चले जाएँ, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जितनी भी ये फाइनेंशियल ग्रांट्स हैं, ये हुँ, आप इसको लिंक कर दें साफ, शफ़ाफ और इम्पार्शियल इलेक्शन से। अगर हुँ, साफ, शफ़ाफ, गैर जानिबदार इलेक्शन होते हैं, ह्यूमन हुँ, राइट्स वहाँ पे सिचुएशन बेहतर होती है, तो हुँ। फाइनेंशियल ग्रांट्स दी जाएँ, लोन दी जाएँ, अदरवाइज़ ये सिलसिला रोक लिया जाए। तो मामला यहाँ तक पहुँचा हुआ है। नहीं, साबिर साहब ऐसी क्या मजबूरी है? वर्ल्ड बैंक भी ये बता रहा है, आपको आईएमएफ भी ये सब कुछ कह रहा है, नवाज़ शरीफ को आप जितनी मर्ज़ी प्यार से लॉन्च कर लें, अवाम के दिलों में वो घर करना तो बहुत दूर की बात है, अवाम उनको देखना नहीं चाह रही। तो फिर क्या मजबूरी है? ये इलेक्शन कमिशन्स को कहाँ से इलेक्शन कमीशन को हिदायत आ रही हैं? आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के तकरीबन 90% फैसले कलअदम करार दिए जा रहे हैं। तो फिर ये इतनी क्या मजबूरी है कि बार-बार यही सब कुछ दोहराया जा रहा है? आप रिटर्निंग ऑफिसरों के फैसले देख लें, मैं सारी आपने जिसका ज़िक्र किया, मोर देन 90%, मोर हुँ, देन 90% रिटर्निंग अफसरों के फैसले कलअदम हो चुके हैं और हुँ, तमाम उम्मीदवार बहाल हो चुके हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। हुँ, सिवाय इसके कि चंद जो हैं उनको टारगेट किया हुआ है, और वो भी मैं हुँ, समझता हूँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली है, उसमें इमरान हुँ, खान साहब हैं, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली है, हुँ, मुराद फईद साहब हैं, चंद लोगों को किया हुआ है। बाकी सब बहाल हो चुके हैं और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट्स में जब ये लार्जर बेंच के सामने जाएँगे, वहाँ से भी वापस आ जाएगा। अब आपने बिल्कुल। कहा है कि हुँ, मजबूरी खबरें बहुत हैं। अब पता नहीं अब आप किस हद तक चला सकते हैं, उनको नहीं चला हुँ, सकते। तो इश्यू यही है कि अ, सिस्टम से बाला-बाला सिस्टम से बाला-बाला ड्राइंग रूम में बैठ के जब आप मैच फिक्सिंग करते हैं, स्पॉट हुँ, फिक्सिंग करते हैं, आप सिस्टम को ओवर रूल करते हैं, आप हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन को बायपास करते हैं और उसमें आपके ज़ाती मफादात होते हैं, सियासी मफादात होते हैं, तो हुँ, ऐसी सूरत में फिर ये सब कुछ करना पड़ता है और उसका ख़मियाज़ा मुल्कों को, कौमों को, मईशत को, सियासत को भुगतना पड़ता है। हुँ, और वो जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते, ज़मीनी हुँ, हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं, अवाम हुँ, का मूड बिल्कुल मुख्तलिफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है, कानून कुछ और कह रहा है, अदालती फैसले कुछ और कह रहे हैं। ये सब कुछ मानने के बजाय आप गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी हथकंडों से एक फेक सिस्टम को मुसल्लत करना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं इनको तस्लीम किया जाए, ये मुमकिन नहीं है।
ये 21 माह से ये कोशिशें कर करके देख ली, ये मुमकिन नहीं हो सका। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, एक ही मैं कह रहा हूं कि मिसकैलकुलेशन सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान के अवाम का मूड वो नहीं है जो ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए। ये सिविल मिलिट्री दोनों इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स में आपको बता रहा हूं, दोनों बता चुके हैं कि इलेक्शन हम नहीं जीत सकते। मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी, सारी जमातों को मिला भी दें तो इतना ज्यादा मार्जिन है कि ये इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। अब उसको अनफेयर मीन से ये मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके नतीजे में भी जो सिस्टम आएगा वो भी नहीं चल सकेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 70% अवाम की राय को और उनकी ख्वाहिशात को आप एक किल करके, और एक जनरल विल जो होती है, पॉपुलर जनरल विल को एक साइड पे रख के आप मिनॉरिटी को मुसल्लत कर दें और मिनॉरिटी को कहें कि आप उमूर मुमलिकत चलाएं, ये मुमकिन नहीं है। माजी में भी ये किया गया था, तो जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है। फैसल वावड़ा भी कह चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत आई इस सब जोर जबर के बाद तो वो 18 माह चलेगी, और नवाज शरीफ की आई तो 13 माह चलेगी। और हमें भी पता है कि फैसल वावड़ा किन हलकों के बहुत करीब है और किन की वो जुबान बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये अच्छा, आपने काजी फायज इस्सत साहब के रिमार्क्स भी सुने होंगे, वो जो सुबाइयत का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कल जो रिमार्क्स दिए, वो कह रहे हैं कि जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ पेशावर तक ही है, जबकि उनके अपने माजी में इतने फैसले हैं जो उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर बैठ के दिए और उसका अमल दरामद उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी करवाया। तो काजी फायज इस्सत साहब कहाँ से हिदायत ले रहे हैं, किसके किसके कहने पर चल रहे हैं? काजी फाइज ईसा साहब, तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे सामने ना एक रिपोर्ट पड़ी है पहले, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये बहुत ही हैं इसहाक डार साहब, इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम इकोनॉमी डबो दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये वर्ल्ड बैंक की मेरा ख्याल रिपोर्ट है मेरे साथ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, जनवरी 2024 की। इसमें ये सामने पड़ा है मेरे, ग्रोथ रेट पाकिस्तान का, बाकी सारे साउथ एशिया का पूरी रिपोर्ट है। पाकिस्तान के लिए ये 2021 में 5.8% थी, शरह नमू जिसको बोलते हैं, और उससे अगले साल 2022 में जीडीपी 6.2% थी। इस रफ्तार से हम आगे जा रहे थे 6+ पे, और कोरोना के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, और उसके बाद जब ये तमाम रत्नों को इकट्ठा किया गया ड्राइंग रूम में बैठ के और इनको मुसल्लत किया गया, उसके बाद यानी कि 6.2%, जिसको ये सारे कहते हैं ना कि निकम्मा है और हम इनको चला रहे थे, वो जब निकम्मे को फारिग किया तो उसके बाद अगले साल 6.2 से -0.2 पे ये ग्रोथ रेट आ गई है 6.2 से। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है, साल 2023-24 की जो एक्सपेक्टेड है वो है 1.7%। यानी ये तो, और उससे आगे भी अगर ये चलता रहा तो 2.4 तक मैक्सिमम पहुंचेंगे। तो 6.2 से हमने पाकिस्तान को डी ट्रैक किया है। तो उसी उसी टोले को, उसी ग्रुप को, उसी धड़े को ये दोबारा इक़्तिदार पे मुसल्लत करना चाहते हैं, पाकिस्तान पे मुसल्लत करना चाहते हैं, जो अपने 16 माह में ये काम करके गए। और उसके बाद कहते हैं जी केयर टेकर सेटअप को, ये बहुत टेक्नोक्रेट्स इसको लेके जाएं, तो टेक्नोक्रेट सेटअप का भी पिछले जो है वो भी इसमें शामिल है। उस दौर में भी पाकिस्तान नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। और ये अब आते हैं कि काजी फाइजा साहब, ये तो मैं तो बहुत पहले से, यानी कि हम एयर वाई प्रोग्राम रिपोर्टर्स में हम बैठ के ये बात ऑन द रिकॉर्ड कर चुके हैं 2 साल पहले कि एक वक्त आएगा, एक अहम ओहदे पर एक अहम शख्सियत फाइज होंगी, और वो जब फाइज होंगी तो उसके बाद ये सारे का सारा प्रोसेस, ये सारी की सारी सजाएं अनडू की जाएंगी। तो वो सारी सजाएं अकॉर्डिंगली उसी तरीके से अनडू की गई। अब ये लंदन में मामला तय पाए, ये कहाँ तय पाए, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा फिल वक्त, क्योंकि आप भी वहां बैठे हैं, आपने प्रोग्राम भी एयर करना है और अपने आप को भी बचाना है। इसलिए बेहतर है कि इससे आगे हम ना जाएं, क्योंकि ये नहीं है कि खबर नहीं है किसी को,
हाँ, पत्ता बिल्कुल। पत्ता बूटा बूटा हाल हुँ, तुम्हारा जाने है, जाने ना हुँ, जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये सब कुछ हुँ, जो कुछ हो रहा है, एक पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके हुँ, बारे में बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये कहाँ खेला जा रहा है। हुँ। बा साबिर साहब, यहाँ पर मुझे आपसे अभी आपने खुद भी कहा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो बहुत बेहतरीन चल रहे थे और बिल्कुल ऐसा ही है। और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान से उनकी जो मुलाकात हुई बुध वाले दिन, और इमरान खान साहब ने उसमें जो जो एक मैसेज भेजा, या इमरान खान साहब ने जो एक बात की जो अलीमा खान ने भी आके शेयर की कि जनरल बाजवा ने, मतलब ऑब्वियसली एक्स आर्मी चीफ ने ऑफर की थी बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब को कि 2/3 मेजोरिटी आपको दी जाएगी अगर आप जो अगस्त के प्रोटेस्ट हैं उनको अगर आप खत्म कर दें, जो अगस्त में जो रिजीम चेंज के ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किए। तो ये किस किस तरह यहाँ पाकिस्तान में हुकूमतें गिराई जाती हैं और बनाई जाती हैं? मैं कहता हूँ जी, अगर अगर हमारा इदारा मुसल्लह अफ़वाज भी अगर चाहते हैं कि मजबूत फौज हो, मजबूत पाकिस्तान हो, तो वो हुँ, जनरल बाजवा से शुरू करें। हुँ, जनरल बाजवा से एहतसाब का अमल शुरू करें। क्योंकि ये हुँ, सारा जितना भी इस वक़्त हम फ़साद देख रहे हैं, हुँ, इसकी बुनियाद उनके ड्राइंग रूम में रखी गई। हुँ, और उनके ड्राइंग रूम में रखी गई और अब उसकी तस्दीक मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी कर चुके, हुँ, बाजवा साहब भी कर चुके, उस वक़्त के बिल्कुल। डीडीआईएसपीआर बाबर इफ्तिखार साहब भी कर चुके। हुँ, और ये सारे का सारा फ़साद उस ड्राइंग रूम में से शुरू होता है, बाजवा साहब के ड्राइंग रूम से। हुँ, और बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद था कि 3 साल उन्होंने अपॉइंटमेंट ली नवाज़ शरीफ साहब से, हुँ, अपनी आर्मी चीफ़ की, एक्सटेंशन ली इमरान खान साहब से, उसके हुँ, बाद वो मज़ीद कंटिन्यू करना चाहते। हुँ, ये सारा खेल उन्होंने अपनी ज़ात के गिर्द घूम रहा था कि किसी हुँ, भी तरीके से मैं कंटिन्यू करूँ। लेकिन जब उन्होंने ये डील कर ली और हुँ, डील के नतीजे में इमरान खान साहब को हटा दिया और उसके बाद पब्लिक रिएक्शन आया और उधर से वो उस वक़्त भी दोनों तरफ खेल रहे थे, क्योंकि ये मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ और हुँ, इंतहाई मुस्तनद सबूत मौजूद हैं कि वो इमरान खान साहब को भी कर रहे एंगेज किया हुआ था कि मुझे आप लेके आएँ, आप ये काम करें, मेरे साथ चलें हुँ, और हुँ, इलेक्शन का करें और मुझे कहें कि मैं कंटिन्यू करूँ और मेरे होते-होते इलेक्शन हो, तो ये मैं आपको इक़्तिदार वापस दे दूँगा। हुँ, उसके बाद यही वो डील कर रहे थे शहबाज शरीफ के साथ, यही हुँ, डील कर रहे थे नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुँ, और उस उनके जो थे मैसेंजर वो मलिक अहमद खान साहब थे, ख्वाजा साहब थे, ये सारे हुँ, के सारे पहुँच जाते थे। शहबाज शरीफ साहब इवन खुद थे। मियाँ साहब कुछ और फैसला कर चुके थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। उन्होंने उनको एक्सटेंशन नहीं दी, ना देनी थी, ना दी, ना होनी थी। तो बाजवा साहब तो आखिरी दिनों में वो अपने सर-पाँव मार रहे थे कि किसी भी तरीके से मुझे किसी तरफ से भी कोई डील मिले और मैं अपने आप को कंटिन्यू करूँ और इस मकसद के लिए वो वाशिंगटन भी गए। हालाँकि हुँ, आउटगोइंग जो आर्मी चीफ है, वो हुँ, वाशिंगटन में अमेरिका के इतने लंबे दौरे पे जाके क्या करना था उसने? वो हुँ, वहाँ पे भी ये अपना नैरेटिव और अपनी अफ़ादियत साबित करने की कोशिश करते रहे कि जी मैं नागुज़ीर हूँ, तो मुझे कंटिन्यू करवाया जाए। वो मार्शल हुँ, लॉ भी लगाना चाहते थे, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी और इसलिए कि फैसले हो चुके थे। ये हुँ, हकीकत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो असल तो फ़साद का जड़ वही है, अदरवाइज़ तो इलेक्शन हो चुके होते, इलेक्शन होने के बाद इंतकाल इक़्तिदार हो चुका होता, जिस पार्टी ने जीतना था जीत चुकी होती। ये सारे का सारा ढोंग है कि ये जनरल बाजवा की सारी कहानियाँ थी कि जी फैज़ को वो उन्होंने आर्मी चीफ बनाना है, फिर वो 10 साल के लिए आएँगे, फिर 100 साहब अदालतें आ जाएँगी। वो सारे का सारा ज़ुल्म-ओ-सितम तो उससे कहीं ज़्यादा पिछले 21 महीनों में हो गया। अच्छा, अभी 3 से 4 दिन 14 तारीख से पहले पड़े बड़े अहम दिन, आप भी यही कह रहे हैं कि हफ्ता पूरा बड़ा अहम है। तो क्या देख रहे हैं हम? रेड ज़ोन से अहम खबरें देखेंगे? किसके इस्तीफे आते हुए देखेंगे? क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये फाइनल राउंड चल रहा है और हुँ, 15 तारीख और आईएमएफ भी भुगत जाएगा। आज उसका हुँ, हुँ, इजलास है, उसकी $70 करोड़ पे नज़र है। वो एक न ये एक डेवलपमेंट है क्योंकि ये साथ-साथ चल रहा है। मैं सुन रहा था उस कैनेडियन पार्लियामेंट में कि वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान पे नज़र रखी जाए, वहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो हुँ, हुँ, उस तरफ फिर आप इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल उस पे देख लें
तो चीजें तो ऐसी खबरें हैं कि इमरान खान साहब को कहते हैं कि किसी भी सूरत में हमें इमरान खान कबूल नहीं है। और इमरान खान पहले इमरान खान की हद तक था, अब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमें कबूल नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।